नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पिलर जोधपुर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और आज जो अपन ने सुबह जो पढ़ा था उस पर आधारित मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो अब की क्लास में अपन वही पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम संख्या के अंदर बच्चे जुड़ जाओ इस क्लास से, क्योंकि एमसीक्यू वाली क्लास होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, बार बार थ्योरी पढ़ लो, इससे महत्व नहीं है। लेकिन आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपका निश्चित तौर पे एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो एमसीक्यू वाली क्लास में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप हो सके उतने क्वेश्चंस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए आप लगातार, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर नया चैप्टर शुरू कर चुके थे, एमसीक्यू की क्लास है और ये अपना पहली क्लास है एमसीक्यू की एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। इससे पहले अपन ने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया था, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपन ने कर डाले सारे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमारा पहला सवाल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण तथा इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का क्रम लिखो। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास के अंदर बता दिया था कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो आपको पता होगा विशिष्ट आवेश। अब जिनको याद है ना थ्योरी, वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, है ना। देखते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं इस क्वेश्चन का हल करवाता हूँ अन्य बच्चों को। तो विशिष्ट आवेश आपको मैंने क्लास में करवाया था कि किसी परमाणु या अणु का आवेश और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे विशिष्ट आवेश कहा जाता है। तो हमें क्रम पूछा है किसका, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण तथा इसका इलेक्ट्रॉन का। तो इसका कैसे निकालेंगे अपन, चलो जी अभी निकालते हैं। आंसर कमेंट करो आप। ये लो जी, छोड़ा करते थे इसको, है ना। ये ऑप्शन रह गया क्या इधर, ये लो। चलो जी, क्या होगा जल्दी से बताओ। तो प्रोटॉन के बारे में यदि अपन देखें तो आवेश कितना होता है इसका, 1 AMU, और द्रव्यमान भी कितना होता है 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ गया 1 विशिष्ट आवेश, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन का देखें, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है 0 और भार कितना होता है 1, तो इसका कितना आ गया 0। इलेक्ट्रॉन का देखो, चलो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है Q, बताओ जरा 1, और भार कितना होता है 5 × 10⁻⁻5 AMU, है ना। तो ये वैल्यू कितनी काफ़ी बड़ी आ गई, यही बात है। और नेक्स्ट अपना क्या बच गया, अल्फा कण। अल्फा कण के लिए यदि अपन देखें तो आवेश कितना हो जाएगा उसका 2 और भार कितना 4, तो ये कितना आ गया 0.5। देखो सबसे ज़्यादा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का हो। तो 2 ऑप्शन है अपने पास, A और B। उसके बाद आना चाहिए अपना प्रोटॉन का, क्योंकि इसका तो 0 है और इसका 0.5 है। तो इसके बाद प्रोटॉन का ये देखो इसके अंदर है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलें आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दो आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से इसका आंसर डालो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, 5 सेकंड का समय आपके पास। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर A, कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश निश्चित होता है। कैथोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, निश्चित। एनोड किरणों के लिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, निश्चित। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो, आपको 10 सेकंड का समय। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बताओ भी। तो देखो जो कैथोड जो रेज होती है ना, कैथोड जो रेज होती हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम होती है। क्या, इलेक्ट्रॉन पुंज मैं बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन जो एनोड रेज होती है, एनोड जो रेज होती है वो क्या होती है, वो धनावेशित कणों का पुंज होती है। धनावेशित कणों का पुंज, धनावेशित कणों का
पुंज होती है। अब धनावेशित कण तो कोई भी हो सकता है, जैसे हीलियम का नाभिक हो सकता है, हाइड्रोजन का नाभिक हो सकता है, ड्यूटेरियम का नाभिक हो सकता है, और बेरिलियम का नाभिक हो सकता है, किसी का भी नाभिक हो सकता है ना। तो यानी कि इनका आवेश तो अलग अलग हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ एनोड का क्या हो गया, अलग अलग आवेश हो गया, है ना। तो इनका Q/m भी, विशिष्ट आवेश भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन कैथोड रे तो निश्चित होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी। तो मैं कह सकता हूँ इसका विशिष्ट आवेश भी क्या होगा, निश्चित। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, ए आंसर, कि थोड़ किरणों के लिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, निश्चित होता है। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर कमेंट किया है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिए गए यौगिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपके पास यौगिक दिया गया है PH4 पॉजिटिव, है ना। तो जल्दी से कमेंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने हैं। तब तक मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। चलो जी, PH4 पॉजिटिव। फॉस्फोरस अगर देखें तो कितने पे आता है, 15 पे, और बाहर इसका कितना होता है, 31। हाइड्रोजन का देखें तो 1H1। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और एक इसमें से माइनस कर दो तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस आवेश है ना तो एक माइनस करना पड़ेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाकर। तो 31 - 15 कितने हो गए, 16, प्लस हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ 18 प्रोटॉन होंगे। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन 18 हो, प्रोटॉन भी 18 हो और न्यूट्रॉन कितने हो, 16। देखो ऑप्शन नंबर सी एकदम मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम सही से मैच हो रहा है। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपने को, निम्न में से कौन से तत्व आइसोडाइफर्स है, कौन से तत्व आइसोडाइफर्स है। जल्दी से जिन बच्चों को पता है आइसोडाइफर्स क्या होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, जल्दी से जल्दी करें बच्चों, ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी से आंसर देता है। तो आइसोडाइफर्स तब तक मैं आपको बता देता हूं, किसी भी परमाणु के न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का जो अंतर होता है, मैंने आपको क्लास में करवा रखे हैं ये सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का जो अंतर होता है, और जिन यौगिकों के अंदर या जिन अणुओं के अंदर, जिन स्पीसीज के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अंतर समान होगा, उन्हें क्या कहेंगे अपन, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका न्यूट्रॉन निकालो, ये कैसे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दोगे तो 11 में से 5 गए, कितने बचते हैं पहले ऑप्शन के अंदर, 11 में से 5 गए 6, और इधर 23 में से 11 गए कितने, बोलो 12, और अंतर इसमें कितने प्रोटॉन 5 और इसमें प्रोटॉन कितने 11, इन दोनों का अंतर कितना आया 1। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर अपने को देखना है, तो यहाँ पे अंतर कितना है पहले ऑप्शन के अंदर 1 1, यानी कि समान अंतर है, समान अंतर है तो अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ऑप्शंस भी आपको चेक करके देखना है, कोई सा भी नहीं आएगा। तो आइसोडाइफर्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, उन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5। 5वां सवाल कहता है कि आइसोस्टीयर्स किन तत्वों को कहते हैं, आपको बताना है आइसोस्टीयर्स किन तत्वों को कहते हैं। तो बताओ जरा, जिन बच्चों ने को पता है आइसोस्टीयर्स किन्हें कहते हैं वो जल्दी से कमेंट करो, आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है, जितना जल्दी आप आंसर टिक कर पाते हो या कमेंट कर पाते हो उतना ही अच्छा रहेगा, आप सिलेक्शन के करीब हो। चलो जी, ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन वे स्पीसीज जिनमें नाइट्रोजन न्यूट्रॉन व प्रोटॉन समान हो, बी ऑप्शन वे स्पीसीज जिनके न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान हो, उन्हें क्या कहेंगे, सी ऑप्शन वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, या वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। बताओ कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ रे कौन सा आएगा। चलो मैं आपको बताऊं ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा। चलो जी पूरा डिटेल करते हैं अपन थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है।
ये लो जी। तो बच्चों पहला ऑप्शन किसी को नहीं कहते, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। जिन स्पीसीज में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो उनके लिए कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। अंतर जिनमें समान हो उन्हें आइसोडाइफर्स कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं आइसोस्टीयर्स, जिनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे कहते हैं क्या, आइसो यानी कि समान, और स्टीयर्स यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और परमाणु की संख्या समान हो। वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को आइसोस्टीयर्स बताना था, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नाभिक की खोज निम्न आधार पे हुई। नाभिक की खोज किस आधार पे हुई थी, इसका आपको जवाब देना है। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और देखना आप हमारी अपनी क्लास है ना जो अपन डेली पढ़ते हैं, उसमें से एक सवाल भी बाहर नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी है ना बाहर आ जाए तो अपने को बता देना, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। पूरा अपनी अपनी क्लास के अंदर हो सकता है अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उन्हीं क्वेश्चन में से पढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो डेली, एमसीक्यू वाली जो क्लास है ना ये लगातार करते रहो, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। आप देखना जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना तब आप याद करोगे कि एमसीक्यू के लिए बहुत बोला था सर ने। तो ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक प्रयोग द्वारा हुई थी, नाभिकीय अभिक्रिया प्रयोग द्वारा हुई थी, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा हुई थी, या प्लांक अवधारणा द्वारा हुई थी। तो जिन बच्चों को आता है इसका जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है ऑप्शन नंबर सी, जिनका सही है। जो नाभिक की खोज का आधार था वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, है ना। जो किसने किया था, ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। क्या प्रयोग था आपको याद होगा, रदरफोर्ड ने क्या करा कि एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, और इस पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या, अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण क्या होते हैं भाई, अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक। यदि हीलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए दो, तो क्या बचेगा पीछे, हीलियम का नाभिक, और उसे ही क्या कहेंगे, अल्फा कण। तो हुआ क्या कि सोने की पतली पन्नी ली जो परमाणविक लेवल पे पतली थी, यानी कि मैं कह सकता हूँ केवल एक एक परमाणु उस पन्नी के अंदर उपस्थित था, बहुत ही पतली पन्नी ली थी, और अल्फा कणों की बौछार जब करवाई तो सभी जो कण है ना वो पार निकल गए, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल था 20,000 में से कोई एक कण क्या हुआ, वापिस मुड़ गया। तो इस आधार पे, इस प्रयोग के आधार पे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने नाभिक की खोज करी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल अपन अगर देखें तो अपना सवाल है कि निम्न में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है आपके पास, नाभिक का घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। आपको बताना है ये सही है, मतलब इन सभी ऑप्शंस में से सही कौन सा है वो बताना है। तो पहला कथन है नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है जितने अधिक नाभिक में प्रोटॉन होंगे घनत्व नाभिक का उतना ही ज़्यादा होगा। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करो आप। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी करें सवाल को। तो पहला ऑप्शन नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। नाभिक का जो घनत्व होता है वो फिक्स होता है, और वो होता कितना है, फिक्स घनत्व। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, ये होता है 10⁻17 kg/m³। ये इसका क्या होता है, घनत्व। घनत्व आप जानते हैं क्या होता है, घनत्व तो जानते हैं आप, द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है उसे घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्या घनत्व द्रव्यमान, जब घनत्व में द्रव्यमान प्रयुक्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बदलेगा तो घनत्व भी परिवर्तित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाभिक के केस के अंदर जो नाभिक का घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत।
सेकंड ऑप्शन क्या है, नाभिक का आकार द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, इस बार नहीं यूज कर दिया, लेकिन होगा क्या, नाभिक का जो आकार है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी अपना गलत है। तीसरा, जितने अधिक नाभिक में प्रोटॉन होंगे घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, ये बात भी गलत है, क्योंकि नाभिक का घनत्व इन पे निर्भर ही नहीं करता ना प्रोटॉन पे, यानी कि अल्टीमेटली द्रव्यमान संख्या की बात हो गई यहाँ पर। तो नाभिक का घनत्व किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल फिक्स होता है। इसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है 10⁻70 kg/m³। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका ऑप्शन यानी कि इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, तो उत्तर नंबर डी, यानी कि किसी भी ऑप्शन में कोई भी सही कथन नहीं है। चलें आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो जी, 8वां सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल कहता है आपको कि प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मतलब बच्चे न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसे फंसे रहे होंगे और अपन इतने सिंपल सवाल करके भी अपन सिलेक्शन अपन करवा लेंगे। तो सवाल है आपका, प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है। आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड, बी ऑप्शन 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी 6.62 × 10⁻34 kg/m² सेकेंड इनवर्स, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांक ने करा क्या था। प्लांक ने, मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया था कि इन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी द्वारा उत्सर्जित जो विकिरणें होती हैं वो सतत रूप में नहीं होती, तो वो फोटोन या क्वांटा के रूप में होती है ना। और इस जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। समानुपाती के निशान को जब बैठाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और इस प्लांक कांस्टेंट के 3 अलग अलग वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को याद होगा, क्लास यदि अपनी याद है, तो ये तीनों ही वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो प्लांक कांस्टेंट की ये तीनों वैल्यू आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। चलो जी, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है कि प्रोटॉन के गतिक द्रव्यमान से संबंधित नियम, प्रोटॉन के गतिक द्रव्यमान से संबंधित निम्न समीकरण दी जाती है। यानी कि प्रोटॉन का गतिक द्रव्यमान यदि हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए समीकरण क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। जिन बच्चों को आता है जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं आपको सोल्व करा के बता देता हूँ। मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि आइंस्टीन की E = mc² समीकरण से और प्लांक की E = hc/λ, ये दोनों ही ऊर्जा से संबंधित थे। इन दोनों इक्वेशंस का प्रयोग करके हम क्या कहते हैं, फोटोन के द्रव्यमान से संबंधित एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो हम समीकरण 1 व 2 को क्या रख देते हैं, बराबर, और यहाँ से अपन क्या निकालते हैं, गतिमान फोटोन के द्रव्यमान को। तो m = क्या आ जाता है यहाँ से, h/c⁻। तो ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन के अंदर है, ये समीकरण जिस भी ऑप्शन में है वो सही होगा। तो आपको दिख रहा होगा h/c⁻। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया था वो वाकई में ही पढ़ रहे हैं। चलें आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि तरंग संख्या को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कल मैंने ऑप्शन आपके पास देख सकते हो आप, जल्दी से कमेंट करो। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट अवश्य किया करो, है ना। गलत हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट तो किया करो, इससे क्या आपको याद रहेगा भविष्य के अंदर, है ना। चलो जी, तो तरंग संख्या मैंने आपको जो प्लांक नियम बताया था तब आपको बताया था, उन्होंने समीकरण दी E = hc/λ। ठीक है, और 1/λ को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/λ को अपन लिख सकते हैं म्यू बार। ये जो म्यू बार होता है यही होती है तरंग संख्या, है ना। मैं भी आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, आपको केवल थ्योरेटिकल करवा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहे, है ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा अपना, धीरे धीरे 2 दिन और अपना चैप्टर चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब मैं आपको न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, म्यू बार = 1/λ।
तो ये जो समीकरण किस ऑप्शन के अंदर है देखो ज़रा, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी किया था उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, बोहर मॉडल से संबंधित चारों सूत्रों को लिखो। तो बच्चों मैंने आपको क्लास के अंदर करवाए थे, बोहर मॉडल करवाए थे कि नहीं? बोहर मॉडल, देखो बोहर मॉडल है ना, वैसे तो काफ़ी बड़ा होता है ना। इसको अगर सोल्व करने लगे ना तो इक्वेशंस ही इक्वेशंस बनेगी और काफ़ी ज़्यादा झंझट होता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी जो मैंने सूत्र बताए थे ना आपको, 3 या 4 सूत्र बताए थे मैंने आपको, उन 4 सूत्रों को रट लेना आप, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, है ना। तो आपको बहुत बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे आप, सिंपल सा प्रयोगशाला सहायक में आराम से हो जाएगा, है ना। तो बोहर मॉडल से संबंधित जो 4 सूत्र है वो आपको स्वयं लिख के देखनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है उनकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो जी, इतने ही क्वेश्चन थे। तो सारे MCQs में से आप कमेंट करके बताओ 10 में से कितने बच्चों के 8 से ऊपर सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना और प्रयास किया करो कि 10 में से 10 सवाल सही हो, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन क्लास के पुटअप करता हूँ और अपने जो ही चैप्टर पूरा होता है मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाता हूँ और आप देखना आपके पूरे हो पा रहे हैं। जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ था ना अपना, ये संडे को जो बड़ा पेपर होता है, वीकली टेस्ट होता है जो अपना ऐप पे, उस टेस्ट में है ना पीरियोडिक टेबल के जो 2016 में आए हुए और 2018 में आए हुए क्वेश्चन मैंने पीरियोडिक टेबल के डाले थे और आसानी से होने वाले थे, क्योंकि अपन ने जो भी है ना वो सारा उसके अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ रखा था, है ना। तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हो। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल सुबह थ्योरी वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।